जिस तरह एक लाठी को बोटियों में बांट दिया जाता है, एक लाठी की हजारों बोटियां बना दी जाती है ताकि उस लाठी की ताकत खत्म हो जाए, उसी तरह से बहुजन समाज को हजारों जातियों में बांटा गया है ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए। क्योंकि लाठी एक होगी तो वो मजबूत होगी, जिसको भी लगेगी उसका बंटाधार कर देगी। और वो बोटी बोटी में वो कटी हुई है तो कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह समाज को हजारों जातियों में बांटा गया है ताकि उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। जब तक ये समाज जातियों में बटा रहेगा, जातियां अपने आप को मान के चलेंगी, तो इस समाज की कभी भी सत्ता में भागीदारी नहीं हो सकती। सत्ता में भागीदारी तभी हो सकती है जब ये लाठी जो है ना पूरी सबूत रहेगी। लाठी सबूत कब रहेगी? जब ये सारी जातियां अपने आप को एक जमात मान लेगी। कामगार, सभी कामगार तो हैं लोग, ये ना सभी काम करने वाले आदमी है ना, सभी तो इनको एक जमात माननी पड़ेगी। तो ये सत्ता प्राप्ति के लिए एक शातिर काम किया हुआ है इन जातियों को, इन समाज को हजारों जातियों में बांटने का। और वैसे प्रैक्टिकली ही जाति क्या है? जाति तो दबंग लोग आपको क्या कहते हैं? कमीण कहते हैं ना। तो आपकी जाति तो कमीण है। तो जब तक आप अपनी एक जाति नहीं मानोगे ना, तब तक तुम इकट्ठा नहीं हो सकते। और इकट्ठा नहीं होगे तो तुम्हारे को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस आदमी ने इसी फार्मूले पे काम किया था। उसने क्या किया? उसने जितना भी ये बहुजन समाज था, जितनी भी जातियां थी, शेड्यूल कास्ट की जातियां थी, बैकवर्ड क्लास की जातियां थी, मुस्लिम समाज की जातियां थी, सभी को एक मान के काम किया। एक जाति के लिए काम नहीं किया, सभी को एक मान के काम किया साथ में। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत गरीब आदमी था और उसकी जाति की संख्या बिहार में 1% से भी कम है। लेकिन जब उसने सारी जातियों को इकट्ठा करके काम किया तो उसने कभी इलेक्शन नहीं हारा। 28 साल की उम्र में 1952 में वो एमएलए बन गया था। और 1988 में जब उसकी मौत हुई, तब तक वो एक भी इलेक्शन नहीं हारा। और 1952 से लेकर 1988 तक, 36 साल तक, इसी बीच वो एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। उसमें क्या खासियत थी कि वो पूरी जमात का हितैषी था। जब भी उसे मौका मिलता था वो इस समाज के लिए दिल जान से काम करता था। वो कभी परवाह नहीं करता तेरी कुर्सी चले जाएगी। वो कभी इस बात की परवाह नहीं करते था कि तेरे को इस बात का श्रेय लेना। 1967 में जब पहली बार वो शिक्षा मंत्री बना बिहार का, तो उसने देखा कि वहां पर 10वीं पास करने के लिए अंग्रेजी में पास होना जरूरी होता था। और जो बहुजन
समाज के जो बच्चे थे, जो देहात से आते थे, वो अंग्रेजी में पास नहीं हो पाते थे। अंग्रेजी में पास नहीं हो पाते थे तो वो नौकरी लायक नहीं बनते थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी को हटा दिया, अंग्रेजी सब्जेक्ट को हटा दिया, उसमें पास होना जरूरी ख़त्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि बहुजन समाज के बच्चे पास होने लग गए। पास होने लग गए तो नौकरी के काबिल हो गए, नौकरी के काबिल हो गए तो नौकरी लगने लग गए। दूसरा क्या काम किया उसने कि 10वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी। इससे सभी गरीब बच्चों को बहुत फायदा हुआ। पहली बार मुख्यमंत्री बना 1970 में। 1970 में 6 महीने के बाद ही तो उसको मुख्यमंत्री से हटा दिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना 1977 में। मुख्यमंत्री बनते ही उसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए 26% रिजर्वेशन लागू कर दी। रिजर्वेशन लागू होते ही बड़ा इसका विरोध हुआ। जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया, उन्होंने बहुत गाली गलौज और आंदोलन किए और दोबारा से फिर इसकी सरकार गिरा दी। लेकिन वो इस बात में कामयाब रहा कि उसने जो बहुजन समाज के लोग थे उनके मन में एक कीड़ा पैदा कर दिया, दिमाग में कीड़ा पैदा कर दिया कि तुम्हारी सत्ता में भागीदारी होनी जरूरी है। बिना सत्ता में भागीदारी के तुम इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए आप देखते हैं कि जितनी राजनीतिक चेतना बिहार में है, इतनी राजनीतिक चेतना किसी भी राज्य में नहीं है। बिहार में ही लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे जो नेता हुए हैं वो सभी उसी के चले थे। सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं वो बहुजन समाज के ही बनते हैं। ये उनकी राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है। राजनीतिक चेतना के लिए राजनीतिक चेतना ही सत्ता में भागीदारी दिलाती है। तो सत्ता में भागीदारी के लिए क्या करना चाहिए? जितने भी इलेक्शन आते हैं, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो कमेटी के इलेक्शन हो, चाहे ब्लॉक समिति इलेक्शन हो, चाहे जिला परिषद के इलेक्शन हो, चाहे दूसरे इलेक्शन हो, इन इलेक्शनों में जनरल की सीटों पे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हार जाओगे। पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हार जाओगे ना, और तो कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा, लेकिन किसी को तो हराओगे ना, किसी को तो हराओगे ना। और ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि आपको शुरू में 10, 20, 30% सफलता ना मिले। कांशीराम जी क्या कहते थे? वो भी तो ये बात कहते थे ना कि पहले हराने वाले बनाओ। जिस दिन आप लोग जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपकी आधी जीत हो जाएगी। आधी जीत आपकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ना शुरू कर दोगे आप। इसलिए जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ना सबसे जरूरी है सत्ता में भागीदारी के लिए। तो उसका एक बड़ा सा फार्मूला है, आप सहमति से कैंडिडेट खड़े कर सकते हो। सहमति से कैंडिडेट खड़े करोगे तो आपकी जीत निश्चित है, ना पैसा खर्च होगा आपका। इन दूसरे लोगों ने बेसिकली पैसे का हवा खड़ा किया हुआ है ताकि आप लोग इलेक्शन लड़ने की सोच ही ना सको।
कैंडिडेट तो वोटों से जीतता ना। यदि आप लोग सहमति से कैंडिडेट खड़ा करोगे तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको जीतने नहीं देगी। आपके पास वोट की ताकत भी है और आपके पास लठ की ताकत भी है, दोनों ताकत आपके पास है। ऐसा नहीं है। जिस तरीके एक काम अपने करना शुरू कर दोगे तो आपको भागीदारी मिलेगी। आपको मांगने से ना भीख मिलती है, मांगने वाले को हक नहीं मिलता। हक तो तभी मिलेगा जब आपकी राजनीति में भागीदारी होगी, उसके बिना नहीं मिलेगा। अब हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। इनमें पंचायत में कोशिश करो, जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ो, कुछ तो सफलता मिलेगी। नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हार जाओगे तो क्या बात है, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। क्या फर्क पड़े, अब कौन सा सत्ता तुम्हारे पास है। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कर्पूर ठाकुर ने क्या किया और आपके पास तो एग्जाम्पल है। उसका तो सक्सेसफुल मॉडल है 36 साल का। वो कभी एक इलेक्शन भी नहीं आ रहा, कभी एक इसी मॉडल से। तो आपको पूरे को एक जमात मान के चलना पड़ेगा, जाति को भूलना पड़ेगा आपको। बेसिकली हमारा जो नाश किया हुआ ना, बहुजन समाज का नाश के जाति ने किया हुआ है। जब तक जाति भी चलोगे आपको कुछ नहीं मिल सकता, सारी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी आपकी। जाति को छोड़ना पड़ेगा आपको, जाति को छोड़कर जमात पे आना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। दूसरा, कर्पूर ठाकुर में क्या खासियत थी कि वो पक्का ईमानदार था। उसके पास जो पुश्तैनी कच्चा घर था, 36 साल के बाद भी, दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उसके पास वो कच्चा घर ही था। और उसका बैंक बैलेंस पता कितना था? सिर्फ 40,000 रुपये, 500 रुपये जब मरा था। ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदार रहोगे तभी लोगों का विश्वास आप में रहेगा। हम लोग क्यों पिछले में हैं कि हमारे छोटे भैया जो लीडर है ना, वो समाज को बेचते हैं, इलेक्शनों में जाके गुमराह करते हैं समाज को। कभी कांग्रेस को बेच देते हैं, कभी बीजेपी को बेच देते हैं, कभी और दूसरी पार्टी को जाकर बेच देते हैं। और उनकी हालत वहाँ क्या रहती है आप देखते हो ना, क्या हालत रहती है इनकी। वही हाड़ी पड़ी हालत रहती है इनकी, इससे ज़्यादा हालात नहीं रहती इनकी भी। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि आपको यदि सत्ता में भागीदारी चाहिए तो जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ना शुरू कीजिए इकट्ठे होकर। धन्यवाद।